कि संयोग का विषय है कि आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय प्राप्त करेंगे। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए। ये लड़ाई कोई एक विभाग, कोई एक राज्य, कोई एक सरकार, कोई एक व्यक्ति लड़ ही नहीं सकता। इसके लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा और सभी सरकारों में सभी विभागों को एक मंच पर आना होगा। जनता को गाइड करने वाले, प्रेरित करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा। देश का भविष्य तय करने वाले युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं। मित्रों, किसी भी समस्या का समाधान अगर हम चाहते हैं तो मेरा मानना है कि सबसे पहले समस्या का स्वभाव जानना पड़ता है। समस्या का स्वभाव जाने बगैर इसके लिए बनाए गए उपाय हमेशा कारगर नहीं होते हैं और इस प्रकार की कठिन समस्या का समाधान अगर हम चाहते हैं तो उसके स्वभाव को हमने जानना पड़ेगा। मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है। यह देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों की रक्षा और हमारी युवा पीढ़ी के माध्यम से देश के भविष्य के साथ जुड़ी हुई समस्या है। इसलिए हमारे पास इस पर विजय प्राप्त करने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। एक ही रास्ता है कि समस्या पर संपूर्ण विजय प्राप्त करना। ये भारत के सभी राज्यों का एक सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए। ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें। दुर्भाग्य की बात है मगर है, अटल जी कहा करते थे कि भूगोल नहीं बदल सकते हैं। हम डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट के बीच में हैं और ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामान्य नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रतिक्रिया सामूहिक और संगठित होनी चाहिए। हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी और रूथलेस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी जाकर हम ये समस्या के खिलाफ विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं रूथलेस अप्रोच करता हूं, कई मित्र मेरी बात का गलत अर्थ निकालते हैं। हमें ड्रग के व्यापार करने वालों के प्रति रूथलेस अप्रोच रखना है,
और ड्रग के विक्टिम जो है, जिनको आदत लग गई है, उनके प्रति सिंपैथेटिक अप्रोच रखना है। हमारी सद्भावना ही वो बच्चों को फिर से सामान्य जीवन के साथ जोड़ सकती है। उनको अंगुली पकड़कर हमने सही रास्ते पर ले जाने का काम करना पड़ेगा। आज जो एनसीबी द्वारा प्रेजेंटेशन किया गया, मुझे याद है, मैं श्री अनुराग घर को हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने सभी राज्यों से, सभी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट से अनेक मीटिंग कर गृह सचिव और गृह मंत्रालय के साथ अनेक मीटिंगें कर ये प्रस्तुतिकरण को तैयार किया है। ये प्रस्तुतिकरण को मैंने भी बहुत बारीकी से देखा है। बहुत स्पष्ट 4 स्तंभों के अंदर हमारी लड़ाई को व्याख्यायित किया गया है। हर स्तंभ के अंदर उसके उपस्तंभ तय किए गए हैं और हर एक उपस्तंभ के अंदर लक्ष्य और ये लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि को भी चिन्हित कर दिया गया है। तो अब किसी भी स्तर पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर भी 1 साल के बाद ये सारी योजना को हम पुनर्निरीक्षण करेंगे और रीडिफाइन कर अंतिम 2 साल की लड़ाई के लिए हम आगे बढ़ेंगे। परंतु 1 साल तक ड्रग के खिलाफ लड़ाई का हमारा ये रोड मैप फाइनल है। इसमें किसी ने कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए और एक प्रकार से यही रास्ते पर हम आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, आज ड्रग विनिष्टीकरण पखवाड़ा का ई शुभारंभ भी हुआ है। मैं क्वांटिटी और रुपयों में जाना नहीं चाहता, मगर एक ही दिन में आज 12,525 करोड़ की ड्रग को जलाया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन भी किया गया है। मेरा आग्रह है कि सभी लोगों ने एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट को ध्यान से इसलिए पढ़ना चाहिए कि आने वाले 1 साल में एक भी आंकड़ा इससे नीचे ना आए, कई गुना बढ़कर अगले रिपोर्ट के अंदर प्रसिद्ध हो। और नशा मुक्त भारत 29 के रोड मैप का विजन डॉक्यूमेंट जो मैंने कहा, वो भी आज हमने यहां से सार्वजनिक किया है। एनसीबी के जोनल ऑफिस गुवाहाटी का ई लोकार्पण, एनसीबी के जोनल ऑफिस जम्मू का ई लोकार्पण भी किया गया है। मित्रों, मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि बैठकों की संख्या देखकर संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। बैठकों का आउटकम क्या है, परिणाम क्या निकला है, वो देखकर हमने संतुष्टि करनी चाहिए। तो 9वीं और 10वीं एनकोर की बैठक के बीच में हमने ढेर सारा काम किया है और मैं सभी राज्यों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुखों का। इसलिए क्योंकि मैंने अपील की थी कि सबसे कारगर अगर कोई काम कर सकता है तो जिला स्तर की एनकोर बैठकें कर सकती है। और आज 15,876 बैठक हम जिला स्तर की कर चुके हैं। राज्य स्तर की 266 बैठक कर चुके हैं। एग्जीक्यूटिव स्तर पर 7 बैठक कर चुके हैं और एपेक्स स्तर पर ये 10वीं बैठक आज हम करने जा रहे हैं। ये लगातार सातत्यपूर्ण प्रयास ही हमें विजय की ओर ले जा सकता है, हमें विजय प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। तो इसको और मजबूती से हमें आगे बढ़ाना है। अब मेरा आग्रह है सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से और पुलिस प्रमुखों से कि ये बैठकों को परिणाम लक्षी करने के लिए भी अब हम आगे बढ़े। बैठकों की संख्या करीब करीब हमारी अपेक्षाकृत हो रही है, परंतु बैठक परिणाम लक्षी है क्या? बैठक में कुछ निर्णय लिए जाते हैं क्या? सिर्फ रिपोर्टिंग तो नहीं होता है। आगे की बैठक में लिए गए निर्णय कोई मीमांसा होती है क्या? इसकी कठोर विवेचना होती है क्या? ये बैठक को परिणाम लक्षी करने की दिशा में मेरा आग्रह है कि राज्य स्तर से प्रयास ही हमें सफल कर सकता है। मुख्य सचिव महोदय, राज्यों के सभी विभागों के सचिव और राज्य के पुलिस प्रमुख अगर बैठक को परिणाम लक्षी बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि इतनी बैठकें बहुत पर्याप्त है, परिणाम लक्षी अगर बैठक होती है तो।
मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत का एक लक्ष्य रखा है और इसके साथ नशा मुक्त भारत का लक्ष्य भी उन्होंने तय कर हमें दे दिया है। हम सबका दायित्व बनता है कि पवित्र लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए हम आगे बढ़ें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 से 29 का जो रोड मैप है वो 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस, जो प्रमुख स्तंभ है। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर देना। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी। डिमांड और हार्म रिडक्शन की अभियान समाज, शिक्षा और पुनर्वसन के माध्यम से हमारे शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने इसको आगे बढ़ाना होगा। और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग, जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए, समन्वयित बनाने के लिए और जवाबदेह बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है। ये रोड मैप एक प्रकार से होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को विचार कर बनाया गया है। इसमें भारत के हर नागरिक का रोल एक प्रकार से समाहित कर दिया गया है, मगर नागरिक को प्रेरित करने का काम, उसको प्रेरणा देने का काम मुझे लगता है सभी राज्य सरकार और भारत सरकार के सभी विभागों के सचिवों को करना पड़ेगा, तब जाकर हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, 20 से ज्यादा अधिक मंत्रालय और एजेंसियों की भूमिका को यहां स्पष्ट कर दिया गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखा गया है। और मेरा मानना है कि इससे ज्यादा जो करना है वो सब कर ही सकते हैं, मगर इतना कम से कम करे, इतना मेरा विनंती है। क्योंकि सबसे चर्चा कर ये रोड मैप बनाया गया है, तो इस रोड मैप की सफलता और लक्ष्यों की सिद्धियों की, समय पर सिद्धियों की जिम्मेदारी भी हम सबकी साझी है और उसकी निगरानी की भी व्यवस्था तय की गई है। इसमें भी मैं सभी विभाग के मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विभागों के सचिव और राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी का सहयोग गृह मंत्रालय की ओर से मांगता हूं। मित्रों, हमने ये रोड मैप को एक अलग दृष्टिकोण से देखे तो ये लड़ाई के 3 शब्द में वर्णन किया जा सकता है। एक डिटेक्ट, दूसरा डिसरप्ट और तीसरा डिस्ट्रॉय। हमने सीमावर्ती और संवेदनशील जिलों में ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से, कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से भी पूरे तंत्र को, तीनों प्रकार के तंत्र को, विदेश से देश में ड्रग पहुंचाने वाले, देश में पहुंचकर उसको राज्यों तक पहुंचाने वाले और राज्यों से उसको उपयोगकर्ता तक पहुंचाने वाले, तीनों प्रकार के कार्टेल को नष्ट करने के लिए हमने आगे बढ़ना पड़ेगा। डार्क वेब मॉनिटरिंग, हवाला, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन, जहाज और एयरपोर्ट का, मतलब पोर्ट और एयरपोर्ट का उपयोग, वहां पर हमने बहुत क्षमता के साथ हमारी आर्थिक विभाग की, अर्थ फाइनेंस की सारी एजेंसियों ने इस पर समन्वित तरीके से काम कर एक साझा कार्यक्रम तैयार करना पड़ेगा और जब्ती डेटा के आधार पर सबने क्राइम मैपिंग कर इसको हर 3 माह में रिव्यू करना पड़ेगा। जब मैं डिसरप्ट कहता हूं तो उनके सोर्स, ट्रांजिट, फाइनेंस और लीडरशिप हर लेवल पर हमने कानून के तहत आघात करना पड़ेगा। अवैध फसलों को नष्ट करने के लिए एक अभियान हमने उठाना पड़ेगा और लैब, जो बहुत अच्छा काम हुआ है, 37 लैबों को हमने नष्ट किया है, मगर ये अभियान को हम रोक नहीं सकते। हमें मालूम है कि देश भर में कौन से राज्य में कहां केमिकल जोन है। बहुत छोटे
कंस्ट्रक्शन एरिया में लैब बना दी जाती है और ऊपर कोई मुखौटा होता है, तो एजेंसियों ने भी उसको ढूंढने का एक अपना तंत्र विकसित करना पड़ेगा और उसको कठोरता के साथ हमने नष्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन जो नई पद्धति के इन्होंने ढूंढे हैं, इसका भी हमने उपाय भी ढूंढना पड़ेगा और ये उपाय को सतत परिवर्तनशील करते हुए मॉनिटरिंग कर कर इसको लॉजिकल एंड तक ले जाना पड़ेगा। पीएमएलए और ईडी के माध्यम से इसके फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को भी हमने बहुत रूथलेसली करना पड़ेगा और ये सब मिलकर उनके नेटवर्क को छिन्न विछिन्न करने की जिम्मेदारी हमारी है। एक बार नेटवर्क छिन्न विछिन्न होता है तो हमारी लड़ाई जीतने के रास्ता बहुत आगे तक हम कर लेंगे। और तीसरा है डिस्ट्रॉय, नेटवर्क को दोबारा खड़ा न हो इस तरह से रूथलेसली समाप्त करना है। जो पकड़ा गया, जो किंग पिंग है, ये छूटना नहीं चाहिए और सभी प्रावधान है हमारे कानूनों के अंदर। इसके लिए हमारी प्रोसिक्यूशन की सिस्टम को हमने मजबूत करना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक ट्रायल के लिए हमने दबाव बनाना पड़ेगा। उच्च सजा का दर सिद्ध करने के लक्ष्य तय करने पड़ेंगे। डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन, इसके माध्यम से हमने सप्लाई साइड को कम कर कर भी इनको डिस्ट्रॉय करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये तीन शब्द जो है, डिटेक्ट, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय, ये तीन शब्द के आधार पर ये पूरे रोड मैप की रचना की गई है। इसमें अनेक बिंदु हैं, अनेक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, मगर रोड मैप की महत्वपूर्ण बात है एक भी लक्ष्य अपनी तिथि तय किए बगैर का नहीं है। तो हमारा दायित्व है 3 साल के मासिक लक्ष्यों में इसको हम विभाजित कर दें और हम सब मिलकर ये लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ें। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों ने, वित्त विभाग जिसकी जिम्मेदारी है, कानून जिसके अंतर्गत बना है, और गृह विभाग जो जमीन पर इसको थाने तक ले जाने में क्रियान्वयन की भूमिका अपनाते हैं, और सभी राज्य की पुलिस, हमने मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति को जमीन पर उतारने के लिए सामूहिक रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक यह व्यापार के स्वरूप को हम नहीं समझते हैं, ये नए नए रूप में उभरता रहेगा। इसलिए बड़े एनडीपीएस के मामले में वित्तीय जांच को राज्य के पुलिस प्रमुखों ने कंपलसरी करना पड़ेगा। प्रोसीड ऑफ क्राइम पहचान, फ्रीज करना, सीज करना और उसको जेल के बाहर न आने देना, वहां तक की पूरी प्रक्रिया एविडेंस बेस्ड और आधुनिक तकनीक से लैस करनी पड़ेगी। और प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत सारा कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत भी मुझे दिखाई पड़ती है। गृह मंत्रालय ने सभी हाईकोर्टों के साथ भी इसको टेकअप किया है कि इसके स्पेशल कोर्ट्स बने, कोर्ट्स के न्यायमूर्ति की संख्या पर्याप्त मात्रा में हो और सजा करने के लिए डे टू डे बेस पर केस चलाने के लिए जो बड़े केस है इसको प्रायोरिटी दिया जाए। ये भी हम कर रहे हैं, मगर जब तक रियल टाइम शेयरिंग सुनिश्चित नहीं करते हैं, फॉलो द मनी ट्रेल, ये हम नहीं कर पाएंगे। तो रियल टाइम शेयरिंग बहुत सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके लिए एनसीबी ने अनेक पोर्टल बनाए हैं। मेरा आग्रह है कि पोर्टलों में आपके राज्यों में हुए सभी गुनाह को, सभी क्राइम को एक बार अपलोड करने का काम करिए। तो एनसीबी के माध्यम से हम इसका रिव्यू यहाँ पर कर आपको फीडबैक भी दे सकते हैं और हमारे सुझाव भी भेज सकते हैं। सबकी भूमिका इसमें बहुत स्पष्ट है। राजस्व विभाग एनडीपीएस एक्ट का सुधार करने के लिए प्रयास कर रहा है। इसमें मैं राजस्व विभाग को अपील करना चाहूंगा कि एक बार सभी राज्यों की एजेंसियों से भी सुझाव प्राप्त कर और बाद में इसका संपूर्ण समाहित कर हमने आगे बढ़ना चाहिए। प्रीकर्सर और साइकोट्रोपिक पदार्थ, इसके शेड्यूलिंग को भी हमें एक बार रीलुक करना पड़ेगा।
नार्को फाइनेंस के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करनी पड़ेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को नशा मुक्त भारत अभियान और जन जागरूकता अभियान, सामुदायिक सहभागिता और उपचार पुनर्वास सेवाओं का विस्तार ये एक बड़ी मात्रा में करना पड़ेगा, तभी हम डिमांड को रिड्यूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ड्रग को प्रिस्क्राइब करने में कुछ नॉर्म्स हमने तय करने पड़ेंगे। फार्मास्यूटिकल डाइवर्जन और ऑनलाइन फार्मेसीज की निगरानी को स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुनिश्चित करना पड़ेगा। शिक्षा मंत्रालय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, ये दोनों विभागों ने ड्रग फ्री कैंपस का फ्रेमवर्क एडॉप्ट करना पड़ेगा। शुरुआत में इसको धीरे धीरे सबकी सहमति से एक कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अभिभावकों की जागरूकता, शिक्षकों की जागरूकता ये भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, जिससे कोई भी बच्चा ये लत में फंसता है तो वो अभिभावक ही रिपोर्ट कर दे, वो शिक्षक ही रिपोर्ट कर दे और समय पर हम उसको वापस लाने का प्रयास किया जाए। 500 मीटर ड्रग फ्री जोन्स विकसित करने का जो लक्ष्य है उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है और पैनी नजर रखने की भी जरूरत है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आप खेल अवसंरचना बना ही रहे हो तो सर्वे में जो जिले ड्रग से ज्यादा प्रभावित आते हैं, इसकी प्रायोरिटी अगर वहां शिफ्ट करते हो तो ड्रग मुक्त जिले बनाने में हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। एनसीआरबी, एनएफएसयू, डीएफएसएस, I4C और नेटग्रिड इस सब ने कार्टेल आइडेंटिफिकेशन के लिए अपने अपने स्तर पर बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। राज्यों से भी मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं, मैं जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहले ANTF को फुल टाइम बनाया जाए, डेडिकेटेड रिसोर्स इक्विप और अकाउंटेबल यूनिट के रूप में इसको परिवर्तित करने के लिए राज्यों के पुलिस प्रमुख ने काम करना। मेरा विनम्र अनुरोध है सभी पुलिस प्रमुखों को कि ANTF में ज्यादा चार्ज वाले अफसर रखकर इनके कंसंट्रेशन को, उनके समय को विभाजित नहीं करना चाहिए। ANTF का काम अति महत्वपूर्ण काम है, वहां फुल टाइम ऑफिसर, सक्षम ऑफिसर को रखने का हमने प्रयास करना चाहिए। दूसरा, कॉमर्शियल क्वांटिटी के मामले में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन तथा बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का अहम हिस्सा होना चाहिए। इसके बगैर हम तंत्र नष्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ आंकड़े तो बढ़ा लेंगे, कुछ ज्यादा लोगों को पकड़ लेंगे, मगर उनके तंत्र को संपूर्णतः समाप्त करना है तो कॉमर्शियल क्वांटिटी के मामले में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज का इन्वेस्टिगेशन ये कंपलसरी करना चाहिए। तीसरा, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एंड कोर्ट की बैठकों को, जैसे मैंने पहले कहा, आउटपुट ओरिएंटेड बनानी चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। चौथा, स्ट्रॉन्ग चार्जशीट और इसमें कंसल्टेंट भी जरूरत पड़े तो रखने चाहिए। इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखने की दिशा में आगे चलना चाहिए और एक्सक्लूसिव NDPS कोर्ट के लिए राज्य के पुलिस प्रमुख गृह विभाग के माध्यम से हाईकोर्ट को अप्रोच कर आगे बढ़े। पांचवा, डिमांड रिडक्शन, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन, अवेयरनेस और अभिभावकों की जागृति, प्राध्यापकों और शिक्षकों की जागृति। इस दिशा में भी राज्य ने अब हर विभाग में एक नोडल ऑफिसर तय करना चाहिए। यहाँ जो भारत सरकार के सचिव महोदय बैठे हैं उनको भी मैं विनती करना चाहता हूं कि आप आपके विभाग में अगर है तो ठीक है, मगर ड्रग के ये रोड मैप के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक नोडल ऑफिसर अगर नियुक्त करते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी प्रायोरिटी भी तय हो जाएगी और स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आउटपुट भी हमें अच्छा मिलेगा। छठा, CBI के माध्यम से हमने भगौड़ों को वापस लाने का एक अभियान शुरू किया है। लगभग 1.5 साल हुआ, बहुत अच्छी सफलता मिली है। NCB तो ये काम कर ही रही है, मगर मेरी राज्य सरकारों को भी अनुरोध है
कि जो आपके यहाँ ड्रग का या गैंगस्टर का काम करने वाले लोग विदेश में छिप कर बैठे हैं, उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना, सीबीआई के तंत्र का उपयोग करना और फिर एजेंसियों को कहकर उनको वापस लाने की प्रक्रिया करना। इस दिशा में हमने एक अलग तंत्र हर राज्य ने विकसित करना पड़ेगा डीजीपी ऑफिस के अंदर, तभी जाकर वो विदेश से जो कार्टेल चला रहे हैं वो आए। मैं सभी राज्य की पुलिसों को और विशेष कर सीबीआई और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकारियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, हमारी दोनों एजेंसियों को भी, कि बहुत बड़ी सफलता हमें इस 1.5 साल में मिली है। मगर इससे संतोष नहीं प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है, हमें और आगे बढ़ना है। और मेरा सभी राज्यों से फिर से एक बार अनुरोध है कि वित्त मंत्रालय इस एक्ट के बारे में पुनर्विचार कर रहा है, तो जितनी भी जरूरी बदलाव है एक साथ हो जाते हैं तो हमें फायदा होगा। सभी राज्यों के मुख्य सचिव महोदय और पुलिस प्रमुख वित्त मंत्रालय को और पुलिस प्रमुख गृह मंत्रालय को अपने एक्ट में सुधार के सुझाव भेज दे। ये बहुमूल्य सुझाव हमें सभी छिद्रों को भरने के लिए बहुत उपयोगी होंगे। मित्रों, अंत में मेरा इतना ही कहना है कि एक बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैंने अभी एक वाक्य कहा कि परिणाम से कभी संतोष नहीं मानना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, परंतु परिणाम बहुत उत्साहजनक है ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको कुछ परिणाम बताना चाहता हूं। मित्रों, 2004 से 14 तक सिंथेटिक ड्रग का जहां तक सवाल है, 26 लाख किलोग्राम ड्रग जब्त किए गए थे देश में 10 साल में, और 14 से 26 तक 1,18,00,000 किलोग्राम हमने जब्त किया है। ये बताता है कि हमारा अभियान सफलता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम कर सकते हैं। और वो ड्रग का मूल्य 40,000 करोड़ था और ये जब्त ड्रग का मूल्य 1,84,000 करोड़ रुपया है। बहुत बड़ा जंप हमने आगे बढ़ाया है। डिस्पोज करने की मात्रा 4 से 14 में 3,26,000 किलो थी, अब 82,07,000 किलो ड्रग को हमने नष्ट कर दिया और इसका मूल्य 89,896 करोड़ रुपया है, जो पहले सिर्फ 8,000 करोड़ रुपया था। इसी प्रकार से अवैध खेती के विनिष्टीकरण को हम लगातार बढ़ाए गए हैं। 2020 में 10,000 एकड़ विनिष्ट किया था, 25 में हम 42,282 एकड़ अवैध खेती को विनिष्ट करने का काम किया है। और जो पकड़ के मामले हैं उसमें 1,73,000 केस 4 से 14 में हुए थे और गिरफ्तारियां 1,95,000 करीब 2 लाख लोगों की हुई थी। अब 8,75,000 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं और 10,97,000 मतलब 11 लाख लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। मित्रों, ये आंकड़े बताते हैं सब में 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 12 गुना वृद्धि हुई है। आंकड़े बताते हैं कि हम प्रयास करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। प्रयास को अब स्पेसिफिक भी कर दिया गया है, लक्ष्य केंद्रित भी कर दिया है, टाइम बाउंड भी किया है और सभी प्रकार के बिंदु जो ड्रग के खिलाफ लड़ाई के उपलब्ध है हमने आइडेंटिफाई किए हैं, ये सभी बिंदुओं को समाहित कर ये रोड मैप बनाया गया है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि रोड मैप के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी कृपया गृह मंत्रालय की मत समझिएगा। ये राज्य सरकारों के सहयोग के बगैर हो ही नहीं सकता। इतने बड़े देश में ये संभव ही नहीं है। तो राज्य सरकारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैंडेट भी एक प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का राज्य सरकारों के पास है। और गृह मंत्रालय, भारत सरकार का जो प्रयास है उसमें भी अकेला गृह मंत्रालय नहीं कर सकता, सारे मंत्रालय मिलकर करेंगे, तभी हम एक सफलता के रास्ते पर द्रुत गति से आगे बढ़ पाएंगे। मित्रों, दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इस लड़ाई के खिलाफ अपने हथियार डाल दिए हैं। इन्होंने मानवता के नाम पर अरेस्ट करने का काम बंद कर दिया है।
अरेस्ट मानवता के कारण नहीं करे, इनकी जेलें भर गई है, जेलों की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए इन्होंने कानून में बदलाव करना है। हमारा सर्वे कुछ समय में आ जाएगा। मेरा सबसे आग्रह है कि हम इस जंतर पर अगर एक साथ होकर लड़ते हैं, एक मुश्त होकर लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से विजय हमारी होगी, क्योंकि हमारा आशय शुभ है और अंततोगता विजय तो शुभ आशय की ही होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 3 साल के अंदर हम भारत में ड्रग के नेटवर्क को समाप्त करने की दिशा में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये लड़ाई एक प्रकार से हमारी अनंत लड़ाई है, मगर आघात इतना बड़ा होगा ये 3 साल में कि ये लड़ाई को खड़ा होने में वर्षों लग जाएंगे, दशकों लग जाएंगे। ये 3 साल हम सब सामूहिक प्रयास से मेहनत करें, एक लक्ष्य को तय कर मेहनत करें, समय पालना के साथ लक्ष्य को तय करें और साझी रणनीति के साथ करें, तो विजय हमारी सुनिश्चित है। फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी का नशा मुक्त भारत का लक्ष्य आप सभी को याद कराकर मेरी बात को समाप्त करता हूं और अंत में सभी का अब तक जो 2-3 साल में हुआ है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूं कि बहुत अच्छे परिणाम हमें मिले हैं, मगर इससे संतुष्ट नहीं होना है। ये जो बेस बना है, बेस का उपयोग कर एक लंबी छलांग लगाने के लिए हमें आगे बढ़ना है और भारत को ड्रग मुक्त बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।